नमस्कार। तो आज के सेशन में मैं यहाँ पर प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार हिंदी साहित्य का जो हमारा यूपीएससी के लिए चल रहा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और ये हमारा तीसरा सेशन होगा। हम इसमें उपन्यास के बारे में पढ़ रहे थे, इसके बाद हमने प्रेमचंद को स्टार्ट किया था। उनकी जितनी कहानियाँ जो उपन्यास थे उनको हमने देखा था, ठीक है। जितने सारे उपन्यास थे उनको हमने देखा था बारी बारी। और जो हमारा पिछला सेशन लास्ट में जो समाप्त हुआ था हम उसी के आगे कंटिन्यू रखेंगे। प्रेमचंद युग के अन्य उपन्यासकार। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के अतिरिक्त कुछ अन्य उपन्यासकार भी थे जो मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं। पहले वर्ग में वे उपन्यासकार हैं जो प्रेमचंद से प्रभावित थे, जबकि दूसरे वर्ग के उपन्यासकार प्रेमचंद की परंपरा से भिन्न हैं। बात करें तो प्रेमचंद से प्रभावित रचनाकारों में विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, शिवपूजन सहाय तथा सियाराम शरण गुप्त आते हैं। ये उपन्यासकार सामाजिक समस्याओं पर ही लिखते थे और स्त्री व किसान इनके उपन्यासों में भी केंद्र में हैं। इनके प्रमुख उदाहरण अगर देखा जाए तो विशंभरनाथ शर्मा कौशिकी का जो उपन्यास था माँ और भिखारणी, शिवपूजन सहाय का देहाती दुनिया, सियाराम शरण गुप्त का गोद और अंतिम आकांक्षा। वहीं दूसरी परंपरा में जयशंकर प्रसाद तथा निराला आते हैं। प्रसाद ने अपनी कविताओं में दिखने वाले आदर्शवाद के विपरीत उपन्यासों में सामाजिक विकृतियों के नग्न चित्र प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पक्षों का विवेचन भी उनके यहाँ अधिक है। निराला ने किसी भी परंपरा से न बंधते हुए कुछ प्रयोगशील उपन्यास रचे। प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है: जयशंकर प्रसाद कंकाल, तितली, इरावती। वहीं निराला जी का अप्सरा, अलका और प्रभावती। बात करते हैं प्रेमचंद पश्चात युग की। तो प्रेमचंद युग के बाद भारतीय समाज की प्रकृति में तीव्र व व्यापक परिवर्तन हुए, जिसके कारण उपन्यासों की दुनिया भी तेजी से बदली। मनोविश्लेषणवाद और मार्क्सवाद ने हिंदी उपन्यास को काफ़ी प्रभावित किया। 1947 में देश को स्वाधीनता मिली, किंतु स्वाधीनता के कुछ दिनों बाद उससे मोहभंग भी होने लगा। नागार्जुन ने तो इस तथाकथित आज़ादी पर चोट करते हुए यहाँ तक कहा कि कागज़ की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। इसके साथ साथ देश में तीव्र शहरीकरण हुआ और एक पूरी ग्रामीण पीढ़ी शहर पहुंच गई। महिलाओं ने घर से बाहर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कदम रखा और अधिकारों की मांग की, जिससे स्त्री पुरुष संबंध तेजी से बदलने लगे। कुछ और आगे चलकर मध्य वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ी और उपभोक्तावादी संस्कृति देखते ही देखते मीडिया पर सवार होकर देश भर में फैल गई। इन सारे परिवर्तनों से सामाजिक संरचना जटिल होती गई और उपन्यासों के समक्ष इन जटिल यथार्थ को प्रस्तुत करने की चुनौती खड़ी हो गई। वहीं हिंदी उपन्यास ने इन सभी परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में समाज के जीवंत चित्र प्रस्तुत किए, जिन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग है मनोवैज्ञानिक उपन्यास। फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित प्रेमचंदोत्तर उपन्यास धारा को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। मनोविज्ञान का प्रयोग यूँ तो प्रेमचंद ने भी किया था, किंतु उनके बाद मनोविज्ञान के तकनीकी पक्ष का महत्व बढ़ा और उसने साहित्य को प्रभावित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में सिगमंड फ्रॉयड ने थॉमस एडलर तथा कार्ल युग के साथ मिलकर मनोविश्लेषणवाद प्रस्तुत किया, जिसने सारी दुनिया को वैचारिक तौर पर प्रभावित किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के यथार्थ की पहचान उसके चेतन मन से नहीं बल्कि अचेतन व अवचेतन से होती है। व्यक्ति की सबसे मूल प्रवृत्ति है लिविडो अर्थात काम चेतना, जिससे व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषणवाद के समर्थकों ने जीवन इच्छा, इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि इत्यादि सिद्धांतों का भी प्रयोग किया।
मनोवैज्ञानिक उपन्यास मुख्यतः इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर रचे गए। वे व्यक्ति के मन की तहों में झांककर प्रचलित नैतिक सिद्धांत की समीक्षा करते हैं। इन उपन्यासों में जो विशेष तत्व देखने को मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, इसमें घटनाएं बेहद विरल होती हैं क्योंकि इनमें घटनाओं से ज़्यादा महत्व चिंतन, मनन, मंथन और विश्लेषण का है। उदाहरण के लिए शेखर एक जीवनी में घटनाओं की संख्या बेहद कम है जबकि विश्लेषण कई कई पृष्ठों तक फैला हुआ है। दूसरा, इनमें पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित होती है किंतु पात्र के आंतरिक व्यक्तित्व का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म और बहुआयामी तरीके से होता है। इसमें बहिर्जगत के स्थान पर अंतर्जगत कथावस्तु के केंद्र में स्थापित हो जाता है और इनमें भाषा अत्यंत प्रतीकात्मक हो जाती है क्योंकि सीधी सपाट भाषा में मन की गहराइयों को व्यक्त करना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए त्यागपत्र की मृणाल कहती है, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती है, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। ये उपन्यास प्रचलित नैतिक व्यवस्था की विकृतियों को प्रदर्शित करते हैं और दावा करते हैं कि व्यक्ति के नैतिक होने का निर्णय उसके काम संबंधों के आधार पर नहीं होना चाहिए। शेखर एक जीवनी में शेखर व शशि का प्रेम ऐसी ही नैतिक वर्जनाओं को तोड़ता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में विभिन्न लेखक कुछ वैविध्य के साथ नजर आते हैं। जैनेंद्र ने फ्रॉयड को गांधी से मिला दिया है तो अगे ने फ्रॉयड के साथ टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस तथा सार्त्र को घुला मिला दिया है। इलाचंद जोशी और डॉक्टर देवराज के यहाँ मनोविश्लेषणवाद अपने मूल रूप में दिखता है। हालांकि जोशी के उपन्यासों में सिद्धांत पक्ष कुछ हावी हो गया है और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की कुछ उदाहरण की बात की जाए तो पहला है जैनेंद्र। इनका जो है मनोविश्लेषण अगर बात की जाए कि कौन से उपन्यास हैं तो हैं पहला त्यागपत्र, सुनीता और कल्याणी। आज्ञे जी के हैं सच्चिदानंद हिरानंद वात्सायन आज्ञे की है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। इलाचंद जोशी के है जिप्सी, जहाज का पंछी, सन्यासी और डॉक्टर देवराज का है अजय की डायरी। बात करते हैं हिंदी उपन्यास में मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण की तो हिंदी के कई उपन्यासकारों ने मनोविज्ञान का प्रयोग अपनी सामान्य बुद्धि से किया है जबकि कुछ पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रथम वर्ग के उपन्यासकारों में पहला महत्वपूर्ण नाम प्रेमचंद का है। उनका मन मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के अंतर्मन के उद्घाटन में खूब रमा है। इस संदर्भ में सेवा सदन के दरोगा, कृष्णचंद्र के मन के अंतर्द्वंद्वों, सुमन की अतृप्त कुंठित इच्छाओं, प्रेमाश्रय के ज्ञान शंकर की हीनता, ग्रंथियों आदि का चित्रण उल्लेखनीय है। आगे चलकर प्रभाकर परंतु सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोया हुआ जल, नरेश मेहता के डूबते मस्तूल, राजेंद्र यादव के सह और मात और मन्नू भंडारी के आपका बंटी आदि उपन्यासों पर भी मनोविज्ञान का काफ़ी प्रभाव है। उपन्यासकारों के दूसरे वर्ग में मनोविश्लेषणवाद को अपनी रचना का मूलाधार बनाया है। ऐसे उपन्यासों को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की कोटि में रखा गया है। ऐसे उपन्यासकारों में जैनेंद्र, इलाचंद जोशी, अज्ञेय तथा देवराज प्रमुख हैं। वहीं बात करें तो जैनेंद्र ने फ्रॉयड के मनोविश्लेषणवाद को गांधीवाद के अध्यात्मवाद से जोड़ दिया है तथा चरित्रों के आत्मपीड़न के द्वारा हृदय परिवर्तन का भाव जगाने की कोशिश की है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा जैनेंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रायः इन सभी उपन्यासों में काम, पीड़ा का दर्शन स्वीकार किया गया है। वहीं अगर बात करें तो इलाचंद जोशी हिंदी के दूसरे प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सन्यासी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी आदि उनके उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों के सभी नायक दुर्बल और मनोग्रंथि पीड़ित हैं। वे मानव मन में छिपे हुए रहस्यों का उद्घाटन करना
आवश्यक मानते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की श्रेणी में अगला महत्वपूर्ण नाम अज्ञेय का है। शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप उनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की सशक्त एवं प्रौढ़ रचना है। इनमें उन्होंने आज की प्रखर वैज्ञानिक बौद्धिक चेतना के आलोक में पारस्परिक भारतीय समाज को गहराई से देखा है और अनेक स्तरों पर नैतिकता की पुरानी धारणाओं को झकझोर दिया है। नदी के द्वीप अज्ञेय की दूसरी महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में मानव मन की बारीक परतों को खोलने में अज्ञेय को पूर्ण सफलता मिली है। डॉक्टर देवराज एक अन्य प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। पथ की खोज तथा अजय की डायरी उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इस प्रकार हिंदी उपन्यास और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है। कई उपन्यासकारों ने जहां एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया है, वहीं कई अन्य उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। बात करते हैं उपन्यासकार जैनेंद्र की। जैनेंद्र हिंदी साहित्य के विशिष्ट रचनाकार हैं। उन्होंने साहित्य में जीवनी की आंतरिक गहराइयों को अभिव्यक्त किया है। हिंदी में दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म को कला चेतना के साथ संयुक्त करने का श्रेय जैनेंद्र को प्राप्त है। वे गंभीर विचारक और समर्पित लेखक हैं। उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, जीवनी तथा आलोचना आदि कई गद्य विधाओं की समृद्धि किया है। साहित्यकार के रूप में जैनेंद्र को सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके उपन्यासों के कारण प्राप्त हुई। जैनेंद्र मनोविज्ञान यथार्थ के उपन्यासकार हैं। वे प्रेमचंद की तरह समाज या व्यक्ति को बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन तथा उसके प्रभावित करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनके पात्र समाज से कम, अपने आप से अधिक लड़ते हैं। उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मसंघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। जैनेंद्र के उपन्यासों में घटनाएं विरल हैं, इसलिए चिंतन और विश्लेषण गहरा हो जाता है। मन की भीतरी संरचनाओं में छिपे सत्यों को व्यक्त करने के प्रयास में उनकी भाषा भी बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। उन पर फ्रॉयड और गांधी दोनों का प्रभाव है। वे मार्क्स व फ्रॉयड को मिलाने की बात भी कहते हैं, पर उनके चिंतन में मार्क्स के प्रति प्रायः उपेक्षा ही है। उन्होंने परख, सुनी, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, दर्शाक तथा अनाम स्वामी उपन्यासों की रचना की। इनमें से परख, सुनीता तथा त्यागपत्र उनके सर्वाधिक सशक्त उपन्यास हैं। बात करते हैं जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों का परिचय की। परख में क्या है? परख जैनेंद्र का पहला उपन्यास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में कुल 4 पात्र हैं, सत्यधन, कट्टो, गरिमा तथा बिहारी। सत्यधन एक शिक्षित किंतु शांति प्रिय, आडंबरहीन जीवन में विश्वास करने वाला आदर्शवादी युवक है। वह अपनी जमींदारी के एक गांव में आकर रहने लगता है और कट्टो उसी गांव की एक विधवा लड़की है। वह पढ़ने के लिए सत्यधन के पास आ जाया करती है। दोनों के बीच प्रेम विकसित होने लगता है और बिहारी सत्यधन का मित्र है। गरिमा बिहारी की बहन है। बिहारी के पिता गरिमा का विवाह सत्यधन से करना चाहते हैं। सत्यधन के प्रति कट्टो की प्रीति गहरी है। बुद्धि से प्रेरित होकर सत्यधन गरिमा से विवाह कर लेता है। कट्टो का विवाह बिहारी से हो जाता है। कट्टो बिहारी में वही सात्विकता और आत्मिक गहराई पाती है जो उसमें है, इसलिए वह उसके साथ एकात्म हो जाती है। दोनों का संबंध दैहिक से ऊपर उठकर आत्मिक हो जाता है। बिहारी के पिता अपनी संपत्ति उसके नाम छोड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। अब सत्यधन किराए का एक छोटा सा मकान लेकर अलग रहने लगता है। कट्टो उससे घर लौट चलने का आग्रह करती है और 40,000 के नोट
उसे सौंप देती है। कट्टो का त्याग देखकर सत्यधन अपनी हीनता से विचलित हो जाता है और आत्मिक संबंध में बंधे हुए कट्टो और बिहारी अलग अलग रहने लगते हैं। कट्टो अपने गांव में लड़कियों को पढ़ाने का काम करने लगती है और बिहारी सामान्य कृषक का जीवन व्यतीत करने के लिए किसी दूसरे गांव में चला जाता है। इस कथा के माध्यम से लेखक अपने प्रेम के दर्शन को प्रतिष्ठित करना चाहता है। लेखक के अनुसार प्रेम आत्मदान है, अहम का विसर्जन है। बिहारी और कट्टो के माध्यम से लेखक ने इसी अहम के विसर्जन के दर्शन को प्रतिष्ठित किया है। दूसरा उपन्यास है इनकी सुनीता। 1935 में जैनेन्द्र के दूसरे उपन्यास सुनीता का प्रकाशन हुआ। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं, पहला सुनीता, दूसरा श्रीकांत और तीसरा हरिप्रसन्न। सुनीता श्रीकांत की पत्नी है और हरिप्रसन्न श्रीकांत का मित्र है। दिल्ली में भेंट होने पर श्रीकांत हरिप्रसन्न को घर ले जाता है और हरिप्रसन्न और सुनीता का परिचय होता है। श्रीकांत की प्रेरणा से सुनीता हरिप्रसन्न को संतुष्ट रखने का हर संभव प्रयत्न करती है। श्रीकांत की अनुपस्थिति में हरिप्रसन्न सुनीता को अर्धरात्रि में क्रांतिकारी युवकों का नेतृत्व करने के लिए निर्जन जंगल में ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि पुलिस को सूचना हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की बैठक नहीं होगी। हरिप्रसन्न सुनीता को पा लेना चाहता है। सुनीता निरावरण हो जाती है और हरिप्रसन्न लज्जित हो जाता है। कुछ समय बाद श्रीकांत घर लौट आता है और सत्या सुनीता के न होने की बात जानती है। वह श्रीकांत को रोक कर रखना चाहती है, किंतु श्रीकांत यह पता लगा लेता है कि उसका घर बंद है। दूसरे दिन श्रीकांत और सुनीता नए अनुराग का अनुभव करते हुए, अनुराग मतलब प्रेम होता है, अनुराग का अनुभव करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। लेखक ने इस उपन्यास की कथा अपने काम और प्रेम के दर्शन की चरितार्थता के लिए कल्पित की है। हरिप्रसन्न काम कुंठा से ग्रस्त है। क्रांति के नाम पर वह अपनी हिंसावृत्ति को तुष्ट करता है। यह हिंसावृत्ति उसकी आत्मरति का ही परिणाम है। सुनीता के आत्मदान से वह काम कुंठा से मुक्त होता है और इस प्रकार जैनेन्द्र का काम कुंठा से उत्पन्न हिंसक वृत्ति को प्रेम से सिक्त कर अहिंसक बना देता है। तीसरा जो है जैनेन्द्र का है, यह है त्यागपत्र। त्यागपत्र जैनेन्द्र का तीसरा उपन्यास है जो 1937 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में मृणाल के अभिशप्त जीवन की कथा वर्णित है। मृणाल भाई के संरक्षण में बड़ी होती है। मृणाल की भाभी का उसके प्रति व्यवहार कठोर है। प्रमोद मृणाल की भतीजा है जिससे वह स्नेह करती है। विद्यालय में पढ़ाई के दौरान मृणाल को अपनी एक सहेली शीला के भाई से प्रेम हो जाता है। इस प्रेम संबंध का खुलासा होने पर भाभी उसे बुरी तरह पीटती है। वहीं मृणाल का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है और पति के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठा रखते हुए मृणाल अपने पूर्व प्रेम संबंध को प्रकट कर देती है। उसका पति उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद कोयले का एक व्यापारी उस पर अनुरक्त होकर उसे भगा ले जाता है। वासना की पूर्ति हो जाने पर वह भी मृणाल को छोड़ देता है। मृणाल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है जो 10 महीने के भीतर ही मर जाती है। अब मृणाल अंततः समाज के निम्नतम स्तर के लोगों के बीच पहुंच जाती है और घातक बीमारी से पीड़ित होकर यंत्रणामय जीवन व्यतीत करती है। प्रमोद उसे लेने जाता है लेकिन वह लौटने से मना कर देती है। कई वर्षों तक पीड़ा और व्यथा सहने के बाद मृणाल की मृत्यु हो जाती है और प्रमोद को इतना गहरा आघात लगता है कि वह जज के पद से त्यागपत्र देकर विरक्त हो जाता है। इस उपन्यास को जैनेन्द्र का एक सशक्त उपन्यास माना गया है। इसमें मृणाल असह्य व्यथा झेलकर सामाजिक व्यवस्था की
अमानवीयता को उजागर करती है। वह विद्रोह नहीं करती बल्कि स्वयं का बलिदान देती है। अपनी शहादत से वह अहिंसा और प्रेम को चरितार्थ करते हुए पुरुष के स्वामित्व के औचित्य को चुनौती देती है। इस उपन्यास में जैनेंद्र ने नारी के आत्मदान में ही उसकी मुक्ति के दर्शन का प्रतिपादन किया है। अगली उपन्यास है कल्याणी। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किए जाने पर भी कथा कहने वाला व्यक्ति उपन्यास का प्रमुख पात्र नहीं है। इस उपन्यास में प्रारंभ से अंत तक श्री और श्रीमती असरानी की कथा चलती है, जो दोनों डॉक्टर हैं। श्रीमती असरानी का नाम कल्याणी है, जिसके नाम पर उपन्यास का भी नामकरण हुआ है। गृहस्थी की आर्थिक गति श्रीमती असरानी के परिश्रम पर ही निर्भर करती है। श्रीमती असरानी ने स्वतंत्र जीवन का स्वाद ले रखा है, किंतु वैवाहिक बंधन में बंधकर उसकी मर्यादा में ही चलने का प्रयत्न करती हैं। पुराने संस्कार के श्री असरानी संकालु हैं। अपनी पत्नी के चरित्र पर वे संदेह करते हैं और चाहते हैं कि वह गृहिणी बने, किंतु दूसरी ओर इससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इन चीज़ों के पारस्परिक संघर्ष को इस उपन्यास में उभारा गया है। अगला हमारा जो उपन्यास है वह है सुखदा। सुखदा एक आत्मचरितात्मक उपन्यास है, जिसकी नायिका सुखदा ने स्वयं अपनी कहानी लिखी है। उसकी अपनी भावुकता, महत्वाकांक्षा और पारिवारिक स्थिति से असंतोष एवं अंतर की उत्कृष्ट प्रेरणा के कारण विवाहित सुखदा बाहर सार्वजनिक आंदोलन की ओर आकृष्ट होती है और इसी क्रम में वह क्रांतिकारी दल के एक अन्य सदस्य लाल साहब के प्रति आकर्षित होती है। लाल की परिस्थितिवश मृत्यु हो जाती है और नई परिस्थिति में सुखदा उसके पति कांत का साथ रहना दोनों के लिए किंचित असमंजसपूर्ण हो जाता है। सुखदा माँ के घर चली जाती है और बाद में क्षय रोग से ग्रस्त होकर पहाड़ पर अस्पताल में पड़ी हुई 35 वर्ष की इस युवती ने अपने ही हाथों अपने सोने जैसी गृहस्थी के उजड़ जाने पर पश्चाताप सा करते हुए अपनी कहानी लिखी है। अगला है विवर्त। विवर्त उपन्यास की समस्या सुनीता से मिलती जुलती है, किंतु इस उपन्यास में सुनीता के विपरीत समस्या पर उतना आग्रह नहीं है जितना मनोग्रंथि पर। अपनी प्रेम का मोहिनी का दूसरे पुरुष नरेश से विवाह कर लेने पर नायक जितेन के मन में बड़ी प्रबल ग्रंथि पड़ जाती है और वह अपराध की राह पर चल पड़ता है। अपराध उसका स्वभाव नहीं है, मानो कहीं दबाव है। ग्रंथि है और विवर्त है, जिसके कारण स्वभाव विभाव को अपना उठा है और विवर्त के अंत में विभाव का समन होता है और नायक जितेन के चित्त का यह परिष्कार कथा की भुवन मोहिनी के असंदिग्ध पर मर्यादाशील स्नेह के प्रभाव से ही निष्पन्न होता है। अगला उपन्यास है व्यतीत एक आत्मचरितात्मक उपन्यास है। इसमें नायक जयंत ने जो प्रेम में असफल होने पर जीवन से विरक्त होकर इधर उधर भटकता रहा, अपने व्यतीत जीवन की कथा लिखी है। इस उपन्यास में प्रेम को एक बहुत ही ऊंचे धरातल पर रखकर उसके निर्वाह का प्रयत्न किया गया है। पात्रों में अपना व्यक्तित्व तो है, किंतु अधिकांश परिस्थितियां मिथ्या है। नायक जयंत नितांत निष्क्रिय एवं अव्यवहारिक पात्र होने के कारण हमारी सहानुभूति का अधिकारी नहीं बन पाता। अगला है जयवर्धन उपन्यास में व्यक्ति की मानवीय निजता और शासक की सामाजिकता के बीच द्वंद्व की अभिव्यक्ति हुई है।
जयवर्धन एक ऐसा शासक है जो सत्ता को ऊंचे मानवीय मूल्य से जोड़ना चाहता है। वह एक जटिल और वर्तुल चरित्र है। ऐसे चरित्र को राजनीतिक परिवेश के बीच स्थित कर रचनाकार ने व्यक्ति और समाज, राष्ट्र और मानवता, सत्ता की क्रूर शक्ति और शासक की मूल्यवादी दृष्टि तथा संवेदना, धर्म और शासन, रूढ़ियों और स्वच्छंद मानवीय आचरणों के तनावपूर्ण संबंधों को चित्रित किया है। अगला है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध क्राइसिस का उपन्यास है। यह क्राइसिस इस उपन्यास के केंद्रीय चरित्र सहायक का है। श्री सहाय का समस्त मानसिक धरातल भिन्न किस्म का है, जो राजनेता होते हुए भी राजनीति के दंड फंद से कतराते हैं। वस्तुतः श्री सहाय केवल निर्द्वंद्व राजनीति पटु नहीं है, वे एक अच्छे मनुष्य भी हैं जो राजनीति के पतन पर चिंतित और व्यथित हैं। जीवन की सार्थकता और निस्सारता के विचार से विद्ध हैं और मृत्यु भोग पर दार्शनिक चिंतन करते हैं। उनका यह व्यक्तित्व क्राइसिस की नींव रखता है। जैनेंद्र ने श्री सहाय के व्यक्तित्व के इन सभी संदर्भों का अत्यंत संकेतपूर्ण परंतु मूर्त रूप में अंकन कर दुविधा के अनुभव को विविधता, विस्तार और गहनता में चित्रित किया है। मुक्तिबोध उपन्यास आकार में छोटा होते हुए भी बृहत्तर जीवन के अनेक आयामी संदर्भों की ओर सशक्त संकेत करता है। अगला है अनंतर। जैनेंद्र कुमार ने अपने इस उपन्यास में आधुनिक समाज के नए उभरते हुए रूप की पृष्ठभूमि में गरीबी और भूख का अभिशाप का चित्रण किया है। अगला है अनाम स्वामी। इस उपन्यास में लेखक का उद्देश्य मानव जाति को धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त करना है। इस उपन्यास की नायिका उदिता का मानना है कि विकास प्राप्त समाज उस आवश्यकता से पिता के नाम के साथ माता की स्वीकार्यता मुक्ति पा निकला है। उन्नति और प्रगति की ओर इतनी चुनौतियां हैं कि अब बनना तरूणी के लिए आवश्यक नहीं है। अंत में लेखक ने उदिता को अमेरिका में तीसरे प्रेम के बाद विवाह स्वीकार करके सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करते हुए दिखाया है। अगला है दशार्क ब्राह्मा। इस उपन्यास में समकालीन भोगवादी संस्कृति के विरुद्ध मानवीयता की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न जैनेंद्र ने किया है। इसमें विवाह संबंध के टूटने पर स्त्री को वेश्या जीवन व्यतीत करने के लिए विवश दिखाया गया है। संबंध टूटने का कारण पैसा है। अर्थ की प्रधानता होने पर सहज मानवीयता का ह्रास होता है और स्त्री भी वस्तु बन जाती है। इस अमानवीय स्थिति के प्रतिकार में इस उपन्यास में जैनेंद्र पूंजीवाद से उत्पन्न भोगवादी संस्कृति पर प्रहार करते हुए यांत्रिकाओं के ऊपर मानवीयता और पैसे की जगह प्यार को प्रतिष्ठित करते हैं। किंतु ऐसा जैनेंद्र ने कथा के स्तर पर कम और चिंतन के स्तर पर अधिक किया है। अगला हमारा है तपोभूमि। यह परख के उपरांत प्रकाशित जैनेंद्र और ऋषभ चरण जैन की सम्मिलित औपन्यासिक कृति है। अलग अलग चार व्यक्तियों नवीन, धरणी, सतीश तथा शशि ने अपनी अपनी जीवन कहानी कहकर इसे उपन्यास बना दिया। नवीन और धरणी की कहानी जैनेंद्र द्वारा रचित है, जिसमें पुस्तक के 2/3 पृष्ठ घेर लिए गए हैं। वहीं परख की तरह आत्मविश्लेषण और आत्मनिवेदन ही तपोभूमि की भी कसौटी है। नवीन, धरणी, शशि तीनों में पर के लिए स्व का बलिदान ही अधिक लक्षित होता है। अब बात करते हैं जैनेंद्र की लेखन शैली तथा शिल्पगत प्रयोग की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जैनेंद्र को मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषणात्मक औपन्यासिक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अनुरूप ही उनकी लेखन शैली में कथावस्तु, पात्र योजना, भाषा इत्यादि धरातलों पर नवीन शिल्पगत प्रयोग दिखाई देते हैं। उनके उपन्यास शिल्प को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला है कथानक योजना।
जैनेंद्र के उपन्यासों का कथानक वर्णनात्मक एवं घटनाओं की श्रृंखलाबद्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें कथा तत्व की सूक्ष्मता है तथा कथाक्रम कई स्थलों पर टूटा हुआ है। संवादों के माध्यम से ही कथा का विकास होता है। संवाद प्रायः छोटे और चुस्त हैं और व्यक्ति के अंतर जगत का चित्रण होने के कारण उनके उपन्यासों में घटनाएं विरल हैं तथा चिंतन और विश्लेषण गहरा है। कथानक के धरातल पर जैनेंद्र ने कई नवीन प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए त्यागपत्र उपन्यास में कथा के अंतिम भाग को उपन्यास के आरंभ में प्रस्तुत किया गया है, जो हिंदी उपन्यास में एक अभिनव प्रयोग है। अगला हमारा है पात्र योजना। जहाँ तक उपन्यासों के कथ्य कथानकों में अंतः योजित करने के लिए पात्रों के चयन का प्रश्न है, जैनेंद्र ने विशिष्ट श्रेणी के पात्र ही चुने हैं। उनके चरित्र प्रेमचंद्र के चरित्रों की तरह वर्ग चरित्र नहीं हैं, बल्कि मध्यवर्गीय वैयक्तिक चरित्र हैं। साथ ही उनके उपन्यासों में चरित्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। जैनेंद्र की चरित्र योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनके नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में निश्चय ही अधिक सक्रिय सचेष्ट दिखाई देते हैं। प्रमाण के रूप में हम परख की कट्टो, सुनीता तथा त्यागपत्र की मृणाल आदि नारी पात्रों को देख सकते हैं। यह भी एक तथ्य है कि अपने स्वभाव और सृष्टि के आदि नियम के अनुरूप पुरुषों की तुलना में जैनेंद्र के नारी पात्रों में स्नेह सौहार्द का भाव अधिक तीखा, अधिक सजीव और कहीं कहीं तो आक्रामकता की सीमा तक हावी हो जाने वाला है। जैनेंद्र के पात्रों की एक अन्य विशेषता यह है कि उनके पात्र समाज से कम अपने आप से अधिक लड़ते हैं। उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्म संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। वहीं भाषा शैली की बात करें तो जैनेंद्र की भाषा शैली मुख्यतः उनके चिंतन की भाषा है। जैनेंद्र सोचा हुआ नहीं लिखते, सोचते हुए लिखते हैं, इसलिए उनके वाक्य छोटे छोटे सूत्र जैसे प्रतीत होते हैं। वाक्यों के स्वरूप और विचारों के स्तर भेद के अनुसार उनका शैली में अपेक्षित परिवर्तन भी लक्षित होता है। कहीं प्रश्न करते हुए, कहीं उत्तर देते हुए, कहीं तर्क और युक्ति के कथन को पुष्ट करते हुए, कहीं अनुभव से आकृष्ट करते हुए आपकी विचार यात्रा चलती रहती है। जैसे विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से भी वह क्या टूटती है? विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्या यो टल सकते हैं? एक के बाद दूसरा वाक्य अर्थवत्ता के गहनतम स्तर को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है। सामान्यतः जैनेंद्र द्वारा प्रयुक्त शब्द घरेलू होते हैं और एकदम परिचित, किंतु जैसे उनमें कोई कुछ विशेष सन्निहित रहता है। साहित्य की भाषा में जैनेंद्र व्यंजना को महत्व देते हैं और रचनात्मक कृतियों में यह व्यंजनात्मक भाषा बहुत कुछ अनकहा छोड़ देती है। उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रतीकों का भी बहुत खूब प्रयोग किया है। व्याकरण की दृष्टि से या शब्दों के प्रयोग और परिमार्जन की दृष्टि से जैनेंद्र में एक प्रकार का उबड़ खाबड़पन अवश्य है, किंतु इसका मुख्य कारण शब्दों में सही संदर्भ एवं अर्थ भंगिमा भर देने की उत्कृष्ट इच्छा है। इस इच्छा के कारण ही वे शब्दों को मनुकूल झुका लेते हैं। शब्द चयन के संबंध में उनका कोई आग्रह नहीं है। उर्दू के सैकड़ों शब्द उनकी भाषा में विद्यमान हैं और अंग्रेजी शब्दों की भी कोई कमी नहीं है। उनकी एक उपन्यास अनंतर की नायिका तो प्रायः अंग्रेजी ही बोलती है। ठेठ जीवन के घरेलू शब्द भी बिना बने सवरे अपने असली ठाठ में आकर भाषा की टाट पर बैठ गए हैं। तात्पर्य यह है कि जैनेंद्र का सोचने का अपना ढंग है, उनका अपना व्यक्तित्व है। उनकी भाषा शैली उनके इस निजीपन का प्रतीक है। उनके गद्य में उनका चिंतन और चिंतन प्रक्रिया दोनों ही साकार हुए हैं। इस दृष्टि से समुचे हिंदी साहित्य में उनके उपन्यासों का गद्य अप्रतिम है। जैनेंद्र की नारी पात्र की बात करें तो जैनेंद्र के उपन्यासों का लक्ष्य अभिव्यक्त न होकर व्यक्ति के अंतर जगत का निरूपण है।
अंतर्मन और भाव जगत का निरूपण करने के लिए उन्होंने प्रमुखतः नारी पात्रों को ही आश्रय लिया है। ये नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक प्रखर, जीवंत और व्यक्तित्व संपन्न है। ये व्यथा में हो या यातना में कथानक के केंद्र में है। जैनेन्द्र के प्रायः सभी प्रमुख उपन्यासों में नारियां केंद्रीय पात्र के रूप में उभर कर सामने आती हैं। त्यागपत्र में मृणाल और सुनीता में सुनीता, परख में कट्टो तथा सुखदा में सुखदा आदि इनके प्रमाण हैं। यह भी ध्यातव्य है कि ये नारियां प्रायः एक पुरुष की पत्नी और दूसरे पुरुष की प्रेमिका बनकर एकाएक पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती हैं। यदि सुनीता उपन्यास की सुनीता के समान वे प्रत्यक्षतः प्रेमिकाएं नहीं भी बन पाती हैं, तो भी जैनेन्द्र के प्रेयसीवाद और एतदर्श में प्रेमीवाद के अनुरूप इस प्रकार की लालसा या फिर अपने परिवेश से बाहर निकलने की लालसा उनके मन में अवश्य रहती है। जैनेन्द्र शारीरिक पतन को चारित्रिक पतन स्वीकार नहीं करते। इसी कारण पतिव्रत से पतित होकर भी उनकी दृष्टि में उनकी नारी पात्र सतीत्व के धरातल पर पतित नहीं होती। जैनेन्द्र के नारी पात्रों की एक अन्य विशेषता यह है कि जैनेन्द्र के समस्त नारी पात्रों में बुद्धि एवं हृदय का संघर्ष अनिवार्यतः दर्शाया जाता है। बुद्धि उन्हें पति एवं समाज की ओर झुकाती है, इनके प्रति वफादार रहने की प्रेरणा देती है, जबकि हृदय उन्हें अज्ञात के प्रति लालसामय बनाकर प्रेमी और व्यक्ति की ओर ले जाता है। प्रमुख नारी पात्रों का परिचय की बात करें तो कट्टो कौन है?